लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एनर्जी क्वांटा और प्लैंक्स थ्योरी देखी थी, राइट। मीनिंग कैसे फोटोन फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है एंड ऑल, ठीक है। कैसे डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी ऑन एनर्जी कि अगर कोई लाइट लाइट किसी मटेरियल पे गिर रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली डिपेंडेंट थे उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी पे। तो ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हुई थी। उसके बाद आपने एक वीडियो जो फ्राइडे की क्लास में आई गेस वीडियो देखा होगा वेव पार्टिकल डुअलिटी का। तो काफी चीजें आई गेस वेव पार्टिकल की आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन उसी को थोड़ा सा और अच्छे से जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो उसमें हमने देखा था कि वहां पे उन्होंने एक बेसिक एक्सपेरिमेंट दिखाया जिसमें हमने क्या किया था। एक कोई जैसे यहाँ पे हमने एक मार्बल गन ले लिए, मीनिंग एक कोई हमने एक डिवाइस ली जो डिवाइस क्या कर रही है, हमें एक लार्ज डिस्क्रीट पार्टिकल अमिट कर रही है, ठीक है। और उसके सामने हमने एक टाइप ऑफ बैरियर रखा जिसमें हमने दो स्लिट्स बना रखी है, ठीक है। वही दो स्लिट्स होंगी जिनके थ्रू हमारा अगर लार्ज पार्टिकल है आगे फॉरवर्ड अगर उसको आगे जाना हो तो उन्हीं दो स्लिट से ही केवल जा सकता है। और उसके बाद हमने क्या किया था, एक रिकॉर्डिंग स्क्रीन लगा रखी थी जिसपे हम क्या करते थे, वो पैटर्न रिकॉर्ड करते थे कि किस तरह का पैटर्न ये शो कर रहे हैं जब हम अगर ये जो लार्ज पार्टिकल है उनको हम रैंडमली सेंड कर रहे हैं वन बाय वन। हम इस तरीके से सेंड कर रहे हैं कि हाँ एक पार्टिकल के जाने और दूसरे पार्टिकल के जाने में एग्जैक्ट एक सफिशिएंट टाइम और स्पेस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, स्लिट वन को ओपन किया, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया था, स्लिट वन को ओपन किया और स्लिट टू को क्लोज कर दिया था। तब हमने देखा कि जो लार्ज पार्टिकल है वो स्लिट वन से निकल रहे हैं और कुछ जो पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। उसी उसी उसके बाद उसी स्लिट वन को हमने क्लोज किया और स्लिट टू को हमने ओपन किया। तब हमने पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमें कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा। ये तो तब हमने किया जब हमारे पार्टिकल लार्ज थे, हमने एक बार में एक ही स्लिट को ओपन किया, ठीक है। तो हमें दिखा कि हाँ स्लिट के जस्ट सेंटर पे जहाँ पे स्लिट है वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन हाई मिल रहा है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्लिट से दूर स्लिट के अगर स्लिट को एक्सेस मान लो ये, तो इस एक्सेस से जैसे जैसे दूर हट रहे हो वैसे वैसे आपका जो जो कंसंट्रेशन है, जो इंटेंसिटी है वो तुम्हारी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, राइट। अब आफ्टर दैट हमने क्या किया, एक साथ दोनों स्लिट्स, स्लिट वन और स्लिट टू एक साथ दोनों ओपन की। तब हमें देखने को मिला कि जो हमारा लार्ज पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल स्लिट वन से जा रहा है तो वो पार्टिकल स्लिट टू से नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब जो नंबर स्लिट वन और स्लिट टू से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल है। एक पार्टिकल एक ही स्लिट से निकल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक पार्टिकल आधा स्लिट वन से निकला और आधा स्लिट टू से निकला, ऐसा नहीं हो रहा है। तो स्लिट वन से सिंगल पार्टिकल निकल रहा है और एक पार्टिकल स्लिट टू से निकल रहा है, ठीक है। रैंडमली निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों स्लिट से ही दोनों पार्टिकल निकल रहे हो। और तब हमें जो स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके हमें जो प्रोफाइल मिली थी वो कुछ इस तरीके से मिल रही थी। हमने चेक किया कि जो हमारी प्रोफाइल है, ये वाली जो प्रोफाइल है वो बेसिकली क्या है, फर्स्ट और सेकंड का जो हमने स्लिट वन को ओपन करके जो प्रोफाइल देखी और जो प्रोफाइल हमने स्लिट टू को ओपन करके देखी, उन दोनों स्लिट्स का एग्जैक्ट सम हमें मिला। मतलब हमें डायरेक्टली P1 प्लस P2 मिल गया। तो यहाँ हमने एक चीज देखी कि जो ये लार्ज पार्टिकल है उनको अगर हम एक साथ दो स्लिट्स ओपन करके भी हम सेंड कर रहे हैं तो भी ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनका जो प्रोफाइल है वो जैसा पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा है और आपस में उनका इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है। ये चीजें हमने लार्ज पार्टिकल के साथ देखी। देन यही एक्सपेरिमेंट हमने वेव फॉर्म के साथ किया, ठीक। उसके लिए हमने क्या किया, एक वेव जनरेटर लिया। बाकी जो सेटअप था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था।
यहाँ पे हमने वही उसी तरह से एक बैरियर लगा रखा है जिसमें दो स्लिट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर बेसिकली क्या करेगा, ये जो वेव्स आ रही हैं इन वेव्स की इंटेंसिटी को बेसिकली रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि क्या होगा कि स्लिट 1 से जो निकलेगा और स्लिट 2 से निकलेगा उसका हम वेवफॉर्म रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्लिट 2 को ऑफ रखा, बंद रखा है, और स्लिट 1 को ओपन किया। तब हमें कुछ इस तरह का वेवफॉर्म मिला। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था कि हाँ, सेंटर पर आपको इंटेंसिटी हाई मिल रही है और जैसे जैसे एक्सेस से आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली जब हमने स्लिट 2 को ओपन किया और स्लिट 1 को ऑफ रखा तो भी हमने देखा कि हाँ, इंटेंसिटी का जो पैटर्न आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है जैसा कि हमको स्लिट 1 में मिला था। ठीक, लेकिन जब हमने दोनों स्लिट्स को एक साथ ऑन किया, स्लिट 1 और स्लिट 2 दोनों को जब एक साथ हमने ऑन किया, तब हम देख पा रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक वेव फ्रंट एक ही स्लिट से बाहर निकल रहा हो। मीनिंग जो वेव है, एक सिंगल वेव हो सकता है इससे भी निकल रही हो, स्लिट 1 से भी, और उसका कुछ पार्ट स्लिट 2 से भी निकल रहा हो। राइट, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इस एरिया में तुम्हें क्या हुआ, एक इंटरफेरेंस दिखाई दिया। दोनों स्लिट से निकलने वाली जो वेव्स थी, स्लिट 1 से निकलने वाली वेव और स्लिट 2 से निकल रही थी जो वेव, उनके बीच में तुम्हें इंटरफेरेंस दिखाई दिया। और उस इंटरफेरेंस की वजह से जो तुम्हें यहाँ पे रिजल्टेंट पैटर्न जो बन के आया, वो अब P1 प्लस P2 नहीं था। मीनिंग ऐसा नहीं था कि ये पैटर्न और इस पैटर्न का अगर हम सम करें तो हमें ये पैटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं निकल के आया। फिर हमने चेक किया कि ये पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको P1 प्लस P2 एंड साथ में एक टर्म और हमें मिला P1 P2 cos फाई। राइट, यहाँ पे फाई बेसिकली क्या है, फाई है तुम्हारा स्लिट 1 और स्लिट 2 से जो वेव्स निकल रही हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, फाई है। ठीक है, और ये जो टोटल टर्म, ये एक एडिशनल टर्म जो हमको ये पूरा मिला, ये वाला, ये बेसिकली क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे वेव्स में, इंटरफेरेंस हो रहा है। जो वेव स्लिट 1 से निकल रही है और जो वेव स्लिट 2 से निकल रही है उनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। उस इंटरफेरेंस की वजह से हमें ये चीज यहाँ पे देखने को मिली। तो हमें ये क्लियर समझ में आया कि जब आप ये स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो वेव होगी वो अलग तरह का पैटर्न देगी, अपना इंटेंसिटी पैटर्न, और अगर पार्टिकल का यही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनका जो बिहेवियर होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा। तो ये चीजें जानने के बाद हमने क्या किया कि सेम एक्सपेरिमेंट हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया। इलेक्ट्रॉन कहे या ये कहा जाए कि कोई भी बहुत ही छोटे पार्टिकल, ठीक है, अभी तक जो हमने फर्स्ट में लिए थे पार्टिकल, वो लार्ज पार्टिकल थे, लार्ज डिस्क्रीट पार्टिकल थे। यहाँ पे क्या है, काफी स्मॉल पार्टिकल हमने लिए। तो जब इस तरह के स्मॉल पार्टिकल हमने लिए और उनको जब हमने स्लिट से पास कराया, दोनों स्लिट से पास कराया, तो हमें दिखाई दिया कि इनका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सिमिलर आ रहा है, जैसा कि वेव का पैटर्न आ रहा था, इंटेंसिटी पैटर्न जैसा वेव का आ रहा था वैसा ही पैटर्न हमें देखने को मिला। तो ये हमारे लिए एक तरह से ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पार्टिकल्स थे, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर उसको देना चाहिए था। बट जब हमने इसको वेव की तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन, इस पैटर्न का देखा, देन हमने ट्राई क्या किया है, डिटेक्टर पुट करने का। ठीक है, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन आखिर स्लिट 1 से निकल रहे हैं या स्लिट 2 से निकल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक डिटेक्टर पुट किया है। स्लिट 1 2 के आगे हमने डिटेक्टर लगाया, स्लिट 2 के आगे एक डिटेक्टर लगाया। तो ये डिटेक्टर बेसिकली क्या है, एक कोई पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उसकी पोजीशन की फाइंडिंग कर सकता है। मीनिंग ये चेक कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन स्लिट 2 से आ रहा है बाहर या नहीं आ रहा है। ठीक, जब ये यहाँ पे डिटेक्टर अवेलेबल था, तब जब हमने प्रोफाइल का पैटर्न देखा तो ये पैटर्न कुछ ऐसा मिला जैसा हमें पार्टिकल्स में मिला था। जब हमने पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया था
तो ऑलमोस्ट उसकी तरह से हमें पैटर्न मिला। तो ये कुछ ज्यादा शॉकिंग था कि मतलब अभी तक जब इलेक्ट्रॉन को हम विदाउट डिटेक्टर हम यही प्रैक्टिकल कर रहे थे, यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये हमें कुछ वेव टाइप का नेचर दे रहा था। बट वही इलेक्ट्रॉन जब डिटेक्टर अवेलेबल है या डिटेक्टर हमने लगा रखा है, तो क्या हुआ, ये कैसा नेचर दे रहा है, ये कैसा पैटर्न बना रहा है, जैसा कि नॉर्मल डिस्क्रीट पार्टिकल्स बना रहे हैं। तो यहाँ से डी ब्रॉगली ने एक कंक्लूजन दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है या कोई जो ये टीनी पार्टिकल है, जो काफी छोटे पार्टिकल हैं, वो बेसिकली क्या करेंगे, वेव नेचर भी रखते हैं और पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। इसी को उन्होंने क्या बोला कि वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक, या इन जनरल हम ये कहें कि कोई भी जो हमारा वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल था, वो बेसिकली क्या कहता है कि इन जनरल कोई भी वेव आपकी पार्टिकल नेचर रख सकती है, ठीक है, और कोई भी टिनी पार्टिकल, कोई भी स्मॉल पार्टिकल आपका वेव नेचर शो कर सकता है। ठीक है, ठीक, इसको फर्दर डिफाइन करने, मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए डी ब्रॉगली ने बेसिकली एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने दिया था P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा कि जो मोमेंटम है वो वेवलेंथ से रिलेटेड रहता है। ठीक, अब हमें पता है मोमेंटम, अगर मोमेंटम की बात करोगे तो मोमेंटम मतलब किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जिसका मास है। ठीक है, और अगर सिस्टम का मास है, अगर किसी भी चीज का मास है, दैट मीन्स वो एक पार्टिकल होगा। ठीक, और अगर वो और जो ये वेवलेंथ की बात हो रही है, तो वेवलेंथ बेसिकली क्या होगी, वेवलेंथ किसी वेव की होगी, ना कि किसी पार्टिकल की होगी। दैट मीन्स ये रिलेशन था डी ब्रॉगली का, ये बेसिकली क्या दे रहा है, किसी भी स्मॉल पार्टिकल के लिए ये उसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, अगर आप इसको इस तरह से भी देखोगे, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो भी ये करेक्ट है। राइट, तो जहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है उस वेव की। ठीक है, ये बेसिकली हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉगली की। राइट, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल प्रिंसिपल, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिहेव कर सकती है एज अ पार्टिकल, एंड कोई भी पार्टिकल बिहेव कर सकता है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, इन्होंने बेसिकली दो चीजों को रिलेट किया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो अगर आप किसी स्मॉल पार्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो केवल स्मॉल पार्टिकल्स पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर आप किसी स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप मेजर कर रहे हो, तो उन दोनों को साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली मेजर करना इम्पॉसिबल है। मीनिंग कुछ ना कुछ एरर होगी। अगर उन्हें आप साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एरर होगी उनमें। राइट, मीनिंग अगर आप पोजीशन प्रॉपर मेजर कर पा रहे हो तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी प्रॉपर नहीं मेजर हो पाएगी। ठीक, तो इसको देखने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक अगर हमें कोई स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लिया, अगर इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है इन जनरल हम किसी चीज की अगर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या करते हैं कि हाँ, उसको हम बेसिकली देखते हैं और उसके कुछ मेजरमेंट्स देखते हैं कि हाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कहाँ पे है, इस तरह से हम चेक करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा था कि उसको देखना नॉर्मल आइज से देख पाना ही पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब एक टाइप ऑफ सेटअप बनाएंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक हमने हाई एनर्जी का फोटोन, एक हाई एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिराया है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो रिफ्लेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन जो रिफ्लेक्शन देगा उस फोटोन का,
उस रिफ्लेक्शन को बेसिकली हम देख के ये फाइंड आउट करेंगे कि हाँ हमारा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, राइट। तो अब एक चीज यहाँ पे देखनी है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका वेट हमें, मास हमें पता है कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, मतलब काफी कम मास का है, ठीक। और यानी ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का, ये कंपेरेबल है फोटोन के मास से। मीनिंग अगर ये फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से आके टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव करेगा, ठीक। तो जब हमने एक्चुअल में किया क्या, जब हम पोजीशन मेजर करने के लिए हमने क्या किया, फोटोन इस पे गिराया, ठीक। और जब फोटोन इससे टकराया तो उससे उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को में एक वेलोसिटी दे दी, यानी उसको डिस्प्लेस कर दिया अपने प्लेस से, ठीक। जब उसने एक वेलोसिटी दी अगर इलेक्ट्रॉन को, तो हुआ क्या, पहले अगर मान लो उसके पास mv डैश ये मोमेंटम था, तो अब उसके पास क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई तो mv डबल डैश हो गया मोमेंटम। मीनिंग कहीं ना कहीं जब हम पोजीशन मेजर कर रहे थे, तो पोजीशन मेजर करने के लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने सेटअप लगाया, उस सेटअप की वजह से हमारा क्या हुआ, जो मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स या तो हम पोजीशन एक बार में फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब इसकी जगह पे अगर एक लार्ज पार्टिकल लेते हैं, लाइक एक बास्केटबॉल लेते हैं, ठीक है। अब अगर उस बास्केटबॉल को, तुम्हें नॉर्मल एक बास्केटबॉल रखा हुआ है, तुम उसको उसकी पोजीशन मेजर करना चाह रहे हो, तो तुम क्या करोगे, कहीं खड़े होकर उसको देखोगे, ठीक है। अब जब तुम इस बास्केटबॉल को देख रहे होगे तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, तुम देख रहे हो इस बास्केटबॉल से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उस रिफ्लेक्शन को देख के तुम बता पा रहे हो कि हाँ एग्जैक्टली बास्केटबॉल की पोजीशन क्या है, ठीक। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ होगा, यहाँ पे भी एक फोटोन आया होगा, वही फोटोन उसी फोटोन की वजह से एक रिफ्लेक्शन आया होगा, ठीक। और वो रिफ्लेक्शन आप देख के आप बता पा रहे हो कि इस बास्केटबॉल की पोजीशन क्या है। बट यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे फोटोन का साइज काफी कम है इन कंपैरिजन टू बॉल के साइज से, ठीक है। बास्केटबॉल का जो साइज है वो काफी बड़ा है फोटोन के कंपैरिजन में। दैट मीन्स यहाँ पे जब फोटोन गिरा होगा तो उसने बास्केटबॉल की वेलोसिटी में कोई कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया होगा, और वो चेंज इतना मतलब कम होगा कि उसको आप इजिली निग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप एक लार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो उस लार्ज पार्टिकल का पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी दोनों आप एक साथ मेजर कर सकते हो। बट अगर आप बात कर रहे हैं स्मॉल पार्टिकल पार्टिकल की, तो वहां पे आप स्मॉल पार्टिकल का आप पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग का। सेकंड उन्होंने क्या बताया कि अगर आप किसी पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हो, आप किसी पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हो, और ये भी साथ में देखना चाह रहे हो कि वो एनर्जी किस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे है, ठीक है, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, ये भी आप चेक करना चाहते हो। तो अगर आप दोनों चीजें एक साथ मेजर करना चाहोगे, पार्टिकल की एनर्जी और वो एनर्जी किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो रही है, तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेटली बेसिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कि अगर आप कोशिश करो कि हाँ ये दोनों चीजें एक साथ आप एक्यूरेटली मेजर कर पाओ, तो आप नहीं मेजर कर सकते, दोनों में कुछ एरर रहेगी। और उस एरर के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट दिया कि जो एरर होगी, अगर डेल्टा ई आपकी एरर है एनर्जी फाइंडिंग में, आपने जो एनर्जी मेजरमेंट किया, उस एनर्जी मेजरमेंट में जो एरर आ रही है वो डेल्टा ई है, और उसको टाइम, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो एनर्जी लाई कर रही है, उसको मेजर करने में अगर जो एरर आ रही है वो डेल्टा टी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मीनिंग अगर मान लो हम कह रहे हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है, अगर टाइम को मेजर करने में जो एरर आ रही है वो 0 है, दैट मीन्स जो डेल्टा ई में एरर होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी एच कैप अपॉन 0, राइट। तो डेल्टा ई में जो एरर आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी होगी, राइट।
मीनिंग अगर तुम दोनों साथ में मेजर कर रहे हो तो तुमने अगर ये सोचा कि तुम टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर लो तो तुम्हारी जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, उसमें जो एरर है वो कितनी ज्यादा है, इंफिनिटी है, मीनिंग उसकी एक्यूरेसी अब ना के बराबर है, राइट। इसी तरीके से अगर हम कहें कि जो हमारी एनर्जी जो मेजर कर रहे हैं उसमें जो एरर है एनर्जी मेजरमेंट में, जो हमारी एरर है अगर वो जीरो है तो तुम्हारा क्या होगा, जो टाइम मेजरमेंट में जो तुमको एरर मिलेगी वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, एच कैप अपॉन जीरो, राइट। यानी टाइम मेजरमेंट में भी जो एरर होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम एनर्जी को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, एनर्जी आपकी एक्यूरेटली मेजर हो रही है, तो आपके टाइम में जो एरर होगी वो काफी हाई एरर होगी, राइट। यहाँ पे एच कैप बेसिकली क्या है, एच कैप है तुम्हारा मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। ये बेसिकली इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई। अगर हम कोई भी टीनी पार्टिकल की, हमने कहा जब हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो अभी जब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। तो उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की कहीं पे भी पोजीशन फाइंड आउट नहीं करते, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन भी, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी काफी छोटा पार्टिकल है, ठीक। तो हमें ये तो क्लियर हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मूविंग पार्टिकल है, तो जो अगर उसमें वेलोसिटी है, मीनिंग अगर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक मोमेंटम है, तो मीनिंग हम उसका एक साथ मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट। मतलब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इससे रिलेट करेगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम ये नहीं फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सिचुएटेड कहाँ है, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस में इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हम एग्जैक्ट लोकेशन उसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्ट उसकी जो पोजीशन है उसकी वहां पे अवेलेबल होने की, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है। लाइक अगर हम बात करेंगे अभी जब हम लोग सेकेंड यूनिट में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे होंगे, वहां पे हम देखेंगे कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इसमें देखो अगर हम बात कर रहे हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, तो मीनिंग क्या है, उनके पास अपने कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं, कई सारे स्टेट्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। अब इस इनमें से किस स्टेट में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं। मीनिंग हमें ये क्लियर कट नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली वैलेंस बैंड में कहाँ सिचुएटेड है, हाँ, बट हम ये बता सकते हैं कि वैलेंस बैंड में किसी स्टेट में वो अवेलेबल हो सकता है, उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे गैप में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप हमने बोला था जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी लाइन नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, राइट। इसी तरह से अभी आगे एक टर्म पढ़ोगे फर्मी लेवल, जहां पे इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बेसिकली कितनी होगी, 1/2 होगी। तो हमें क्लियर क्या रखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, उस पोजीशन की जगह पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, इस चीज की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं।
अब जैसे हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो ये सारी चीजें ये जो तीन प्रिंसिपल हमने बेसिक प्रिंसिपल देखे, उन बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करके जो श्रोडिंगर थे, श्रोडिंगर थे, इन्होंने बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया। इन्होंने बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया इसी चीज को प्रूव करने के लिए, या इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी। और उस मैथमेटिकल इक्वेशन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस मैथमेटिकल इक्वेशन को निकालने से पहले एक टर्म दिया, वेव फंक्शन। ठीक है, जो ये वेव फंक्शन है, ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपको जो प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी जिस भी चीज का आप ये वेव फंक्शन, जिस भी पार्टिकल का आप वेव फंक्शन बना रहे हैं, उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, अगर इसके मॉडुलस का स्क्वायर लिया जाए तो ये क्या देगा, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसी का यूज करके कैसे हम आगे एनर्जी बैंड डायग्राम को और ईके डायग्राम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो श्रोडिंगर ने यही अपनी इक्वेशन बताया। बेसिकली अगर देखा जाए तो श्रोडिंगर की इक्वेशन क्लासिकल फिजिक्स से अगर उसका कंपैरिजन करके देखो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मीनिंग हमने जो, जैसे हम हमेशा पढ़ते आते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी उसी का कहीं ना कहीं जब हम तीन ही पार्टिकल पार्टिकल पे उस चीज की बात करते हैं, तो हमें पता है कि हम क्योंकि हम किसी स्मॉल पार्टिकल की जो मोमेंटम है और जो पोजीशन है एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें वेव फंक्शन और फिर श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी।